नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। समय थोड़ा गैप हो जा रहा है। इसका कारण स्वास्थ्य नहीं है, सामाजिक जीव होने के कारण ये देर हो रही है। लोगों का आना जाना बना रहता है और बोलने के लिए अकेलापन चाहिए और दिमाग अनइंटरप्टेड चाहिए। तो वो वैसा माहौल नहीं बनता है जैसे कल हमने अपलोड किया था, लेकिन कैंसिल कर दिया, मिटा दिया। तो होली के विषय में आज थोड़ा सोचता हूँ बोल दूं आपको। देखिए, यही एक पर्व है या यही एक फेस्टिवल है या यही एक पूजा है जो पूर्णतः आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है और कोई ऐसा नहीं है जो आनंद उत्सव के रूप में संपूर्ण विश्व में या सभी जगह मनाया जाता हो। और आनंद का स्वरूप गुलाल होता है, जो रंग है वो गुलाल। तो अब देखिएगा, बहुत सारी चीज जैसे गुलाबी रंग है, ये तुलना की जाती है, कवियों का ये बड़ा प्रिय शब्द है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मेरी ओर से, बहुत छोटा आदमी हूं, ईश्वर के ऊपर बहुत नहीं बोल सकता मैं। मेरा ज्ञान ज्योतिष तक ही सीमित है, उसी के जरिए जो बोल सकता हूं मैं। फागुन महीना है, ये महीना मन के अंदर में बहुत सारी भावनाओं को जागृत कर देती हैं और मन में ऐसे ही आनंद और उत्सव आ जाता है। हमारे गांव में या हम लोग के गांव में बचपन में तो समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़ा बढ़िया मजीरा ढोल लेके गाते थे कि भर फागुन बुढ़ऊ देवर लागेला। जो बुढ़ऊ है हमारे यहाँ, जितने लोग बूढ़े हैं, फागुन महीना भर देवर लगते हैं। इनके साथ हंसी मजाक किया जा सकता है। सोचिए, आनंद का स्वरूप सोचिए। और हम लोग भगवान कृष्ण और राधा से बहुत ज्यादा इनको जोड़ते हैं, कारण कि रासलीला तो भगवान ही करते थे। और बरसाने की होली, लठमार होली, ये सब साहित्य के जरिए ही सुनने को मिला था। साहित्य से मेरी रुचि बचपन से थी और मैं अध्यक्ष भी हुआ करता था अपने स्कूल में पुस्तकालय का। बहुत सारी रचनाएं बहुतों की पढ़ने को मिली और बहुत आनंद भी था, रस भी था मन में। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, मेरी विनती है, इस पर जरा सोचिएगा। राधा कृष्ण की होली तो जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन एक जिक्र है देहाती भाषा में, देहाती गाना में, देहाती गीतों में, देहाती संस्कृति के अंदर में, कि भगवान राम जब विवाहोपरांत सीता के नगरी जनकपुर आए, तो
औरतों ने घेर लिया उनको, और गाने का शब्द है, दो शब्द वही बोल रहा हूं मैं। खेल हो रंग बनाए, फिरू नहीं आई हैं जनकपुर में राम। खेल लो, यही राम अभी हैं, यही भगवान है, यही ब्रह्मा है, यही विश्व है, यही परमात्मा है, और आज जनकपुर में आए हुए हैं और यहाँ के दामाद बन के आए हैं। सुरंग खेल लो इनके साथ, खेलो रंग बनाए, फिरू नहीं आई है जनकपुर में राम। कौन है, कब कहा है, नहीं है। राधा कृष्ण के अलावे भी भगवान ने भी होली खेली। ये कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा है, ये हम लोग के गांव में जो एक महीने, होली के एक महीना पहले से जो भूसौल में या जहां पर ढोर बांधे जाते हैं, जहां पर स्टोर किए जाते हैं, रात में इकट्ठे होते हैं ढोल मजीरा डंप वगैरह लेकर के, और जितनी देर 1 बजे 2 बजे रात तक होता रहता है गीत। उसी के कुछ ये बोल हैं जो मैंने आपको कहा। भगवान राम भी होली खेलते थे और जनकपुर के नर नारियां भी उनके साथ होली खेलते थे। अस्तु, इस बार का जो फागुन महीना का जो पूर्णिमा पड़ रहा है वो 24/3 को 9:50 सुबह के बाद से पूर्णिमा शुरू हो रहा है, और 24 के रात होलिका दहन रात में होती है पूर्णिमा को। इस चीज को समझ लीजिएगा तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। होलिका दहन रात में होती है, उसका मुहूर्त निकलता है, और पूर्णिमा को होती है। तो 24 मार्च को पूर्णिमा 9:50 सुबह से शुरू होकर के 25 तारीख के 12:31 तक है। मतलब 25 तारीख को रात नहीं पड़ रहा है कि 25 तारीख को होलिका दहन हो। 24 तारीख को पूर्णिमा रात में मिल रहा है, इसलिए 24 तारीख को ही होलिका दहन हो गई, यह हो जाएगी। तो होलिका दहन हो जाने के बाद रंग खेली जाती है। लेकिन फगुआ कहा गया है, फागुन में जहां रंग खेला जाए वही फगुआ। होता क्या है कि पूर्णिमा के दिन रात होलिका दहन वगैरह वगैरह में चला जाता है, और फागुन के बाद का जो नेक्स्ट मंथ है, वो महीना जो है, वो चैत जो है, पहला चैत, कृष्ण पक्ष का पहला चैत, उस दिन होली काशी में, बनारस में खेली जाती है। तो बनारस में जो होली खेली जाती है लगभग उत्तर भारत में वही प्रचलित है। और पूर्णिमा के दिन जहां होली होती है वो डोल यात्रा बंगाल वगैरह में होती है। वो सही बोलिए तो सबसे शुद्ध है वही है। फगुआ है तो फागुन में होना। यहाँ फागुन बीत गया, सब कुछ हो गया। फगुआ में सिर्फ अपने कुलदेवी की पूजा हो जाती है, और उस दिन घर में पुआ पूड़ी और पकवान बनते हैं, भगवान को चढ़ाया जाता है, कुलदेवी को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और फिर जो होलिका दहन हुई रात में, उस राख से दूसरे दिन सुबह होली खेली जाती है, राख लगाया जाता है। तो वो हाफ डे इज कवर्ड फॉर राख या धूल या मिट्टी के साथ होली, और सेकेंड हाफ इज फॉर योर कलर एंड अबीर। ये प्रथा, पुरानी प्रथा मैं आपको बता रहा हूं। और गुरुजनों के साथ होली खेलने के लिए पहले उनके चरण पर थोड़ा सा रंग रख दिया जाता है। परमिशन मांगा जा रहा है कि मैं आपके चरण पर रंग रख रहा हूं, श्रद्धा पूर्वक
क्या मैं आपके साथ होली खेल सकता हूं? तो फिर उनको लगाया जाता है। छोटे बड़े सभी कर सकते हैं, इसलिए जो छोटे हैं चरण पर पहले रंग रखते हैं, अबीर रखते हैं और फिर लगाते हैं। तो होली में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है। होली में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है। पहले तो चरण पर रखा जाता है, इसलिए जोर जबरदस्ती ना करें, झंझट ना करें। ये सारे हमारे जो पुरानी परंपरा अच्छे ढंग से चली आ रही थी, उसको ये हुड़दंग में बर्बाद कर देते हैं। लठमार होली क्या है? लठमार होली, होली के पहले से 1 महीना पहले से ब्रज में होली शुरू हो जाती है। तो वहां के लड़के छेड़छाड़ करते हैं होली के हिसाब से। छेड़छाड़ शब्द में होली के अनुरूप और स्नेह प्रेम के अनुरूप सुसज्जित भाषा में बात कर रहा हूं। तो लड़कियां भी जो ब्रज की थी वो भी कहती थी अच्छा ठीक है, ये आ रहे हैं ये लोग हमको छेड़छाड़ करने होली खेलने के लिए, मैं भी बताता हूं। तो वो लोग भी लाठी लेके तैयार रहते थे। वही होली लठ मार, टू प्रिवेंट देम, नॉट टू टीच, नॉट टू डिस्टर्ब, मस्ती की बात है ये। तो लठमार होली हो गई। उसका एक स्वरूप हो गया कि बैठ जाते हैं, कोई शिल माथा पर ले लिया, औरतें लाठियां चलाती हैं। तो सारा चीज खेल है श्रद्धा का, खेल है स्नेह का, खेल है प्रेम का, खेल है आध्यात्म का, खेल है ईश्वर का। इसमें श्रद्धा और आस्था और भगवान ईश्वर तीनों हैं इस खेल के साथ। तो चूंकि ये मस्ती की चीज है तो बच्चे बहुत ज्यादा आनंद उठाते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा आनंद उठाते हैं इसको। सबसे ज्यादा आनंद तो उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है और उनको खेलते हुए देख करके सबों को प्राप्त होता है। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अभी की दुनिया विचित्र हो गई और आकाश में सितारे और तारे और ग्रह भी विचित्र ढंग से फैले हुए हैं। नहीं तो इतने आग लगना, इतने बर्फ गिरना, इतनी झीलें टूट करके धरती पर प्रवाहित होना, बादल का फटना, मतलब 24 घंटे में जितनी बारिश हो सकती है वो 1 घंटे में बारिश हो जाए तो बोलते हैं बादल फट गया। तो ये बहुत सारी चीजें प्राकृतिक ढंग से जो चलने वाली प्रकृति है, प्रकृति वो दूसरे ढंग से हो गई है। आंधी चल रहे हैं तो ऐसी आंधी चल रही कि घर द्वार को उड़ा के लेके चले जा रहे हैं। ठीक तो नहीं है, प्रकृति रुष्ट है, धरती से प्रकृति रुष्ट है या मानव से प्रकृति रुष्ट है। संघात बोलते हैं वो हवा जो बहुत तेज आवाज के साथ पृथ्वी पर आती है और जोर से आवाज करती है और फिर लौट करके आसमान में चली जाती है। हवा, वायु संघात बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में हर चीज का वर्णन है। शास्त्र से ही मैं ज्योतिष की चर्चा कर रहा हूं। बहुत सारा चीज वर्णित है। आप देख लीजिए, अनुभव कीजिए, जो नए भी सीख रहे हैं उनकी भी बात बोलो। मान लिया शनि बकरी, गुरु बकरी, मंगल बकरी, शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु बकरी होते ही हैं और कोई एक और ग्रह शुक्र बकरी हो जाए, क्या स्थिति होगी? तो ऐसी स्थिति का अनुभव करके
जरूर लिखना चाहिए, जो लोग नए लिख रहे हैं, जो नए सीख रहे हैं ज्योतिष। कुंडली में एक ग्रह शनि बकरी है, दूसरा ग्रह गुरु भी बकरी है, तो क्या रिजल्ट हो रहा है, आपके ऊपर क्या हो रहा है, जिनका दूसरी राशि में जन्म है उनका क्या होता है, जिनका नक्षत्र में क्या है तो क्या होता है, ये सब तो समझने की चीज है, लिखने की चीज है, अनुभव की चीज है। और ये होली बरस भर का है, ये ये त्योहार बरस में आता है, ये एकादशी नहीं है जो महीने में 2 बार आता है। हम लोग के यहाँ हमको याद है, अभी हमको अपने ऊपर ये समझ में आता है, हमारे घर में जब बाबा थे और दूसरे दादाजी लोग अपने घर में आते थे तो एकदम गले मिलते थे, होली लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद, पैर पर चढ़ाने के बाद एकदम, और बोलते थे बरिस भर का पर्व है, फिर जिएंगे मरेंगे तो खेलेंगे मिलेंगे, तब तक तो आनंद मना लो, आनंद मना लो, आनंद मना लो। भोगा हुआ देखा हुआ चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। शहरों में तो आदमी डिसेंसी के पीछे ही मरे रह जाते हैं, आनंद उठा नहीं पाते हैं। सहमे से आप हैं, आपका फ्लोर गंदा हो जाएगा, आपके दीवारें गंदे हो जाएंगे, तो कहीं ऐसे जगह में खेली जाती है गुट बना करके कि आपका किसी का घर खराब ना हो, किसी का फ्लोर खराब ना हो, वगैरह वगैरह। व्यवहारिक बातें हैं, ये नहीं कहता कि ये गलत है, व्यवहारिक बातें हैं। अस्तु, तो इस बार देखिए 25/3 को जो है होली, उसको डोल यात्रा भी बोलते हैं, बंगाल वगैरह में है, और बड़े धूमधाम से चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण ने सबके लीला के साथ वो होता है। तो काशी में होली 26 तारीख को है, तो उत्तर भारत में अधिकांश हिस्से में 26 को ही होली मनाई जाएगी। तो जो टीवी को देखने से मालूम हो रहा है कि इस बार बहुत मात्रा में पत्तों के जरिए, फूल के जरिए, इन सब के जरिए रंग बनाए जा रहे हैं, जो अवेलेबल होगा। मोस्टली हम लोग जो रंग खेल रहे हैं और जो खेलते आ रहे हैं, वो सारे के सारे चीज चाइना के प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास। चाइना हमारी वीकनेस जानता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने बनाएंगे और सारे बच्चे मोहित हो जाते हैं, तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, उनकी आमदनी हो जाती है। तो इस बार संभवतः, मैं नहीं जानता कितना दूर तक सच है, जो पेपर और टीवी देखने से अंदाज लगता है कि जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल चीजों से जो रंग बनाए जा रहे हैं वो हो, तो उसका उपयोग किया जाए, बाल बच्चों को भी सिखाएंगे तो अगले साल कुछ और, उसके आगे साल कुछ और हो, बेहतर होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। इस बार आप देखिए 26 तारीख को 11 में 3 ग्रह, 12 में 2 ग्रह और 1 में 2 ग्रह, 3 2 5 2 7 ग्रह तो यही हैं। चंद्रमा और केतु कन्या में है, ये चौथा भाग है। 1 2 3 4, इन्हीं 4 खानों में सारे 9 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं।
ग्रहों में एनालिसिस करना जरूरी रहता है। अब जैसे ये हस्त नक्षत्र है 26 तारीख को, तो हस्त नक्षत्र 26 तारीख को है, तो साधारण ढंग से तो बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। और जो अभी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सिद्धस्त हो गए इस चीज में। हस्त है तो ये चंद्रमा, यह मंगल, यह राहु, चंद्र मंगल राहु, यह गुरु, यह शनि, यह बुध, केतु, थोड़ा हो गया, शुक्र, सूर्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। और इधर से लिख देंगे हम लोग जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो ये तो हो गया, 1 मिनट में सारी चीजें हो गई। क्लासिफिकेशन हो गया। कौन सा है? ये शुक्र विपद तारा में आ गया, शुक्र विपद में आ गए, बुध प्रत्यारी में आ गए, और गुरु बाधक तारा में आ गए। बाकी लगभग ठीक है। चंद्रमा जन्म में होने के कारण चंद्रमा को हम लोग थोड़ा सा अशुभ नहीं मानेंगे, जन्म तारा थोड़ा सा कठिन माना गया है। तो इतनी तो जानकारी हो गई हमको। आई नो नाउ दिस। अब हमको एनालिसिस के हिसाब से देखना है कि क्या शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए विपद है, तो क्या विपद है? शुक्र यहां है, शुक्र मंगल के साथ है, शनि के साथ है, शनि मूल त्रिकोण में है, तो शनि सबसे बली है। ये भाव बली हो गया और शनि के कारण हुआ, और शुक्र शनि मित्र हैं। और यहां कहते हैं कि क्लासिफिकेशन में विपद तारा में आ गए, तो शनि के साथ जब तक रहेंगे तब तक विपद तारा का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मंगल और शुक्र शत्रु हैं, और ये परम शत्रु होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल और शुक्र है, कभी न कभी वो व्यक्ति अपनी चरित्रहीनता के कारण कुछ न कुछ गड़बड़ी करके बदनाम तो होगा ही। वो इसमें वही होता है, को वा हीयते प्रच्छन्न कृतम पापम, छिप करके किए गए सारे पाप जो करते हैं वो अधम होते हैं और वो सजा के पात्र होते हैं। यहां पर मंगल शुक्र जो है एपेटाइट बढ़ा देगा। तो यदि विपत्ति में शुक्र पड़ेगा, जिनका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा, तो उनके लिए विपत्ति किस चीज के जरिए होगा? मंगल के जरिए होगा। और मंगल शुक्र है एक साथ, तो अपोजिट सेक्स वाली बात आ जाती है, कहीं न कहीं कोई समस्या होगी। ये प्रधान चीज है समझने का
कि इस दिन आ बैल मुझे मार, किसी लड़की के साथ संपर्क नहीं करना है, बात नहीं करना है, जूझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे आपकी मम्मी क्यों ना हो, चाहे आपकी बहन क्यों ना हो। तो यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद द अपोजिट सेक्स। ये प्रधान बात हो गई। दूसरा, ये 12th हाउस में है स्थिति। शुक्र जो है ऐसे स्थिति में पड़े हुए हैं जो द्वादश भाव में है, तो इट इज अ ट्रेवल, खर्चा, वेस्टेज ऑफ मनी, उधार। और शुक्र है तो शुक्र को गाड़ी भी बोलते हैं, कार भी बोलते हैं, मोटरसाइकिल भी बोलते हैं, साइकिल भी बोलते हैं, प्लेन भी बोलते हैं, ट्रेन भी बोलते हैं। तो यस, समस्या ट्रेवल में हो सकती है, यात्रा के दौरान हो सकती है, गाड़ी से चलते समय हो सकती है। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो आप धक्के ही मार दिया किसी लेडी को तो हो गया बंटा ढार। विपत्ति कहां से आएगी, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और यहां पर कुंभ है और मंगल भी है, तो वहां पर एक हनुमान जी का स्टैंडिंग मूर्ति भी होगा, मंदिर भी होगा जिसमें हनुमान जी हैं, और उसी के आसपास ये घटना घटेगी। तो एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत ज्ञान होना और तर्क होना, आपके तर्क सही होने चाहिए। और तर्क सही होने के लिए आपको ज्ञान बहुत होना चाहिए। अधूरी ज्ञान से नहीं होगा। अध जल गगरी छलकत जाए, भरी हुई गगरी लेकर के चलिए तो उतना नहीं छलकता है, लेकिन गगरी यदि आधी भरी हुई है और उसको कंधे पर लेके चल रहे हैं तो छलकेगा ज्यादा। उसी तरह से ज्ञान अधूरा नहीं होना है, हाफ। और थोड़ा बहुत एक दो किताब पढ़ करके तुरंत प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, वेरीफाई कीजिए पहले। आप अपना A4 की कॉपी में लिख करके वेरीफाई करते जाइए और तब देखिए कि कितना आप सही चल रहे हैं। 30, 40, 60%, 70%, 80% आगे बढ़िए। मैं सिर्फ एक शुक्र को एनालिसिस कर रहा हूं। अब ये शुक्र आपके चंद्रमा से, जिसमें हस्त है, इस चंद्रमा से छठे घर में पड़ते हैं, हाउस ऑफ सॉरो, हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये मन को भी बहुत दुखी कर देगा। और कन्या राशि है यहां पर, इट इज ए डुअल साइन, और यह है फिक्स्ड साइन। तो लगता है कि हाँ, झंझट तो होगा, दो औरतें होंगी, उलझेगा, झंझट होगा, मंदिर के पास है जगह, और कुछ दूर में हट करके पानी है। पानी का शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि 12th हाउस है। 12th हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस पूर्णतः जल की राशि है। 100% वाटर को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। इसी में कुआं होता है। 4th हाउस में यदि केतु है या मंगल है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कुआं कभी रहा होगा जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बंद कर दिया गया है। लेकिन आज से 100 साल पहले यदि आप एस्ट्रोलॉजर रहते और केतु देखते या मंगल देखते 4th हाउस में, तो आराम से बोल सकते थे कि यहाँ पर एक कुआं था। या अभी भी बोल सकते हैं कि पुराना मकान है तो यहाँ पर एक कुआं था जो भर दिया गया है। यदि यहाँ पर मंगल के साथ राहु है तो कुछ रहस्य है, तो बोलिएगा कि हाँ, एक डेथ हुआ है इस कुएं में जो रहस्यमय ढंग से था, उस कारण इसको बंद कर दिया गया। हाउ टू एनालाइज, व्हाट इज एनालिसिस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। क्योंकि मंगल है, मंगल वायलेंस को बोलते हैं, ए प्लैनेट ऑफ वायलेंस। कोई स्लिप होकर के नहीं मरा है, आदमी को मार करके डाल दिया गया वायलेंस के साथ। शुभ ग्रह नहीं है, उग्र ग्रह।
तो थोड़ा एनालिसिस जरूर सीखिए। और हम बोलेंगे एनालिसिस करके अभी तुरंत दूसरों को मत बोलिए। आप अपना जो A4 में लिख रहे हैं ना, वो एनालिसिस आप अपने कागज में लिखिए और देखिए मिल रहा है कि नहीं। हो सकता है 24 घंटे में ना मिले, 24 घंटे के बाद मिले। चर राशि में कोई चीज रहता है तो देर से मिलता है, स्थिर राशि में है तो मिलेगा, देर से भी मिलेगा, सवेरे भी मिल सकता है। ड्यूअल साइन में है तो जल्दी भी मिल सकता है, तुरंत भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज आप तर्क के हिसाब से आपको जानना होगा, लेकिन तर्क को आपको अपने मन में भी तौलना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, गलत तो नहीं है, दूसरे अर्थ भी तो हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से अब देख लीजिए, गुरु बाधक तारा में है। अब गुरु बाधक तारा में है और गुरु शुभ ग्रह है, और यही खुद बाधक तारा में है या बध तारा में है या मृत्यु के तारा में, तो आपको अपने कुंडली में देखना पड़ेगा। गो बैक टू योर ओन हॉरोस्कोप कि कहीं ये 6, 8, 12 में तो नहीं पड़े हुए हैं। कारण कि इतने बाहरी ग्रह है, जहां पर है वहां तो तोड़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान है या और सभी पंडितों को ये ज्ञान रहता है कि यदि 5th हाउस में गुरु है तो कारको भावनाश है, उनको जल्दी संतान नहीं होता है, और यदि दृष्टि पाप दृष्टि कहीं हो गई तो होता ही नहीं है। फोर्थ हाउस में गुरु है तो जनरली इंटेलिजेंट लड़का है, सब कुछ करेगा, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट होने के कारण वो पढ़ाई ही छोड़ देगा, हमको नहीं पढ़ना। संभव है। तो एनालिसिस में बहुत कुछ देखना पड़ता है, आपको कितना कारक का ज्ञान है। बुक्स ऑन कारक ये ढूंढिए, फॉर राशि एज वेल एज फॉर ग्रहस। तभी आपको, ये तो आप जान गए 1 मिनट का खेल है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का खेल है यार। कौन कौन ग्रह किसके लिए अच्छा है बुरा है, अपने पूरे परिवार के लिए आप लिख सकते हो। आज का दिन किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसको सावधान रहना है, किसको सावधान नहीं रहना है। लेकिन क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए एनालिसिस जरूरी है, और इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए दशा अंतर्दशा को इसमें मिलाना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि दशा अंतर्दशा में ये बात है क्या लिखी हुई। और जब इतना आपके अंदर में परफेक्शन आ जाए तो नवमांश जरूर चेक कर लीजिए, नवमांश जरूर चेक कर लीजिए। नवमांश नहीं चेक करने से तो फिर भी आप ओनली 65% एस्ट्रोलॉजर हो। नॉर्थ इंडिया में मैं अपने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी की बात बोल रहा हूँ। वहां पर एक मेरा गांव ही है, पंडितों का गांव है, लेकिन वो लोग नवांश देखते ही नहीं थे। बोलने से हम जब बोलते थे तो बोलते क्या नवांश, नवांश क्या देखना। तो गुरुजनों से बहस नहीं किया जाता है। हमने एक पंडित जी को था जो हमारे घर आते थे, जो मेरे ब्राह्मण थे, उनको बहुत समझाया और उनको एग्जाम्पल देके बताया कि पंडिताइन से आपको नहीं पटती है, उम्र हो गई लेकिन सारा जीवन तो लड़ते लड़ते आपका समय कट गया। तो बोले हाँ बचवा, बात तो सही है। तो आपने विवाह में नवांश का उपयोग नहीं किया, जीवन में नवांश का उपयोग नहीं किया, इसलिए ये बात है। कारण कि जैसे डॉक्टर तो सभी हैं, लेकिन कोई आंख के स्पेशलाइज्ड होंगे, कोई हार्ट के स्पेशलाइज्ड होंगे। उसी तरह से कुंडली में देख रहे हैं तो नवांश जो है आपके माधुर्य का, जो आपके दाम्पत्य जीवन का जो माधुर्य है उसका इंडिकेटर भी है वो।
उस ग्रहों का बल भी देख सकते हैं, लेकिन आपके जीवन संगिनी के साथ आपका माधुर्य जो है उसमें दिखाई देगा नवांश कुंडली में। तो एनालिसिस जरूरी है, सीख लीजिए। बहुत सारी बात है, बोलूंगा तो उसमें व्यर्थ का जाएगा, लेकिन कुछ एग्जांपल एक दो दे दिया, उतना समझ लीजिए। अब देखिए, अभी चंद्रमा की क्या हालत है। मंगल की साथ एक 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ, मंगल, और मंगल के कंधे पर बैठे हुए हैं शुक्र और शनि। तो शुक्र और शनि, यहाँ पर केतु पहले से है, चंद्रमा है। अब ये घर में कम से कम 5-6 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और दृष्टि कड़ी है, और केतु ऑपरेशन को बोलते हैं ना, उदय जी। ज्ञानेश भाई। हम्म। तो ये जो स्थिति है, चंद्रमा यहाँ पर सबसे वीक है। चंद्रमा बहुत वीक है, इनके साथ सारे ग्रह, सूरज की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो मैं कहूं कि लगभग सारे ग्रहों की दृष्टि इस पर है। कारण कि मंगल जो 1 नंबर के लॉर्ड हैं, मंगल, वो तो गुरु और बुध के डिस्पोजिटर हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6 नंबर को सारे ग्रह देख रहे हैं। तो चंद्रमा को सारे ग्रह देख रहे हैं, केतु को सारे ग्रह देख रहे हैं। तो कन्या जो है वो, जिनकी लगन कन्या है, जिनकी राशि कन्या है, जिनका नक्षत्र कन्या राशि में पड़ने वाले नक्षत्र हैं, सावधान रहिएगा होली में। इस होली में बहुत सावधान, इंजरी हो सकती है, फैटल इंजरी हो सकती है। और 6 नंबर को दक्षिण बोलते हैं हम लोग, 6 नंबर को दक्षिण बोलते हैं। और यदि यदि हम लोग ये रखें, जिसको बोलते हैं 6 नंबर में, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर को भी ये दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर भी ये। तो मुझे इन सब जगहों में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। चेन्नई में दिख रही है दिक्कत, उत्तर भारत में, पंजाब में, पानीपत, बनारस, इन सब जगहों में दिख रहा है कि थोड़ा सा उपद्रव संभव है। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूं कि आग जितनी लग रही है या लगाई जा रही है मंगल और इसके कारण, सूरज के कारण, उसके साथ राहु है। सभी आग नेचुरल वे में नहीं लग रहे हैं, लगाई जा रही है। जैसे दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। तो ये आग भी बड़ा मिस्टीरियस वे में लग रहा है, राहु के साथ है ये। और सूरज को प्रभावित किया जा रहा है राहु से। सूरज माने एक कंट्री, देश। तो ये बड़ा मेरे हिसाब से, बहुत छोटा एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे हिसाब से राहु को हम लोग बोलते हैं ना
हमारे अपोजिट धर्म, मैं हिंदू हूं तो बुद्ध या ईसाई या जैन, ये लोग अलग हो गए। मैं साकार ब्रह्म को पूज रहा हूं तो कुछ लोग निराकार ब्रह्म को पूजते हैं। कुछ लोग सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करके तपस्या करते हैं, वो हम लोग का धर्म नहीं है, जैन धर्म का अवलंबन है। तो वो उसमें ऐसे लोगों के जरिए जो गैर सनातनी लोग हैं उनके जरिए ये बात हो रही है। और 12 नंबर को नॉर्थ वेस्ट भी बोलेंगे, वहां से भी कुछ बातें आ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट से भी कुछ बातें चली आ रही हैं। तो ये राहुल ठीक नहीं है। और यहां पर आप देखिए, यदि हम लोग गिनती करें तो बुध जो है चंद्रमा और केतु का डिस्पल्चर होने के कारण ये पापक ग्रह हो गया। मंगल यहाँ पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। शनि पापक ग्रह है। तो ये सूरज और राहु पाप करतारी योग में फंस गया। तो दोहरे तेहरे चाल के कारण हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा आक्षेप इस होली में कहीं हो सकता है। और ये जगह है 1 नंबर जहां पर बुध और गुरु है, और बुध सबसे आक्रांत है, कन्या राशि आक्रांत है। ये चेन्नई हुए, सैन्य गोदाम हुआ, और जापान प्रवृत्ति के जितने ईस्टर्न जोन में पड़ जाते हैं वो सारे देश हो गए, वो जगह हो गए। भारतवर्ष में साउथ। 11 नंबर मंगल शुक्र और शनि है। ये भी कम आफत में नहीं है, ये भी पूरे आफत में है। 11 नंबर बोलते हैं उत्तर भारत, खास करके ये जगह है, ऐसी जगह है जहां पर सुरंगें अधिक हैं, या सुरंग को कुंभ बोल सकते हैं। तो सुरंग की यात्रा हो और बहुत ऊंचाई हो, हवाई जहाज है, प्लेन्स है, तो इसमें थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं प्लेन क्रैश वगैरह ना हो जाए। कहीं ये कॉम्बिनेशन तो अभी चलेगा ना। तो कुंभ राशि वाले ये समझ लीजिए, यदि आपका पड़ता हो कहीं पर भी शनि, चूंकि सक्सेस स्टार में है तो बहुत लोगों को ये नहीं होगा, लेकिन जहां होगा वहां तो बड़ा भयंकर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये होली दुष्टता भरी एक्शन के साथ ये है। हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो लोग बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, देश को सुरक्षा प्रदान करें। और हम भी सबों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, होली उनके साथ ना खेलें जो आपके साथ खेलना ना चाहते हो। जिनके धर्म में होली अलाउड नहीं है, आप वहां जबरदस्ती ना करें। चाहे वो अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों छेड़छाड़ करेंगे। सौहार्द है तो सौहार्द है, वो मेंटेन करने की बात है। एक तो ये, दूसरी बात कि हर ऐसी जगह जहां पर जुआ खेला जाता है, छुप के रखा जाता है। सुरंग क्या है, छुपी हुई जगह है ना, चट्टानों को काट करके बनाया गया है। और ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, गोदाम है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल हो या इवन अग्नि के गोदाम हो, वहां पर भी आग लगने की बहुत सारी संभावनाएं हैं।
इसलिए हमने यहाँ लिखा है सुरंगें और इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर जमा किए जाते हैं। तो ये सब क्षेत्र भी ठीक नहीं है। और जो जहां पर जैसे कपड़े हैं, रुई है, पटाखे हैं, ये सब जगह भी आग लग नहीं रहा है, आग लगाया जा रहा है। तो जो मालिक हैं, जो लोग हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने वर्कर पर भी चौकस नजर रखिए। डोंट बी एकदम अंधे मत हो जाइए कि मेरा तो सब ठीक है, ऐसा नहीं। देखिए हम लोग भी तो सब, पूरा हिंदुस्तान तो चौकस है, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो ये होली ईश्वर करे सब ठीक है, लेकिन इस होली में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखती है। गड़बड़ी दिखती है, एक तो यहाँ गड़बड़ी दिख रही है 6 नंबर में, 1 नंबर में, और 11 नंबर में, और ये 12 नंबर में। तो बिहार, नागपुर, पूना और भारत एज ए होल थोड़ा सा हमको उपद्रव दिख रहा है। इसलिए लोगों से अनुरोध है, शांतिपूर्ण होली मनाई जाए, प्रेम से मिलाए जाए। जैसे कान्हा की होली होती थी वैसी ही होली हो, प्रेम भरी होली हो। जैसे भगवान राम के लिए सखियां कहती रहीं, खेलहु रंग बनाए फिरू नहीं अइहें जनकपुर में राम। और इस बार तो राम आ गए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। तो राम लला आए हुए हैं। होली हम लोग मनाएं श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ। आज यहीं तक। इति शुभम कहन दो मीनागे जोहार। बुला लीजिए सर को।